द रेन ऑफ टेरर। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जैकोबिन क्लब एक नई जैकोबिन्स गवर्नमेंट बनाते हैं, लुई 16 को एग्जीक्यूट कर देते हैं, मोनार्की का दी एंड हो जाता है, फ्रांसिस रिपब्लिक बन जाता है जहां हेड ऑफ द स्टेट लोगों के द्वारा चुने हुए मैक्सवेलियन रॉबेस्पियर पावर में आ जाते हैं, जो कि इसी जैकोबिन क्लब के लीडर थे। इन्होंने केवल 1 साल तक रूल किया, फ्रॉम 1793 टू 1794 तक, और इस समय को ही रेन ऑफ टेरर बोला गया। टेररिज्म जो शब्द है वो यहीं से ही आया है। इनकी पॉलिसी वॉज ऑफ सर्व कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रॉबेस्पियर की पॉलिसी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाली थी। जो भी लोग उनकी मेथड से सहमत नहीं होते थे, उनसे डिसएग्री करते थे, वो उन्हें एनिमीज़ यानी दुश्मन मानने लगते थे रिपब्लिक का, और उन्हें पनिश करते थे। जैसे पुराने नोबल फैमिली के जो मेंबर्स थे, क्लर्जी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स, और यहाँ तक कि उनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स तक अगर उनसे सहमत नहीं होते थे तो वो इन सभी लोगों को अरेस्ट कर लेते थे, जेल में डाल देते थे, इम्प्रिजन कर देते थे, और फिर उन्हें रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल्स से मौत की सज़ा सुनाई जाती थी। रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल ऐसी कोर्ट होती थी जहां बस इन लोगों पर मुकदमा चलता था और फिर किसी भी रीज़न से कोई भी चार्जेस लगाकर इन्हें मौत की सज़ा सुना देते थे। कोर्ट इन्हें गिल्टी मान लेती थी और फिर इन्हें गुलेटाइन कर दिया जाता था। गुलेटाइन एक ऐसा डिवाइस होता था जिसमें 2 पोल्स थे, 2 डंडे लगे हुए थे, और उनके बीच में एक ब्लेड थी जो कि लोगों का सर धड़ से अलग कर देती थी। इस तरह से लोगों को गुलेटाइन कर दिया जाता था। जो भी रॉबेस्पियर के अगेंस्ट जाता था उन्हें उनका सर काट दिया जाता था। इस डिवाइस को जो इन्वेंट किया था वो डॉक्टर गुलेटाइन ने किया था, इसलिए इसका नाम गुलेटाइन ही रख दिया गया। रॉबेस्पियर ने बहुत सारे चेंज लाए, उनकी गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए कानून बनाए। सबसे पहली चीज़ इन्होंने करी कि इन्होंने सीलिंग फिक्स कर दी वेजेस एंड प्राइजेस पर, यानी एक लिमिट लगा दी कि लोगों को कितनी मजदूरी दी जाएगी, साथ में मार्केट में चीज़ें किस दाम पर बिकेगी, इन सब पर इन्होंने मैक्सिमम सीलिंग लगा दी, यानी लिमिट लगा दी कि इससे ज़्यादा कोई नहीं ले सकता। बेसिकली प्राइजेस फिक्स कर दी चीज़ों की। सेकेंड चीज़ इन्होंने करी कि मीट एंड ब्रेड सबको मिले, सब इससे अफोर्ड कर सके, इसके लिए इन्होंने राशन कर दिया, यानी इनकी प्राइसेस कम कर दी, जिससे कंज्यूमर्स तो खुश थे, लेकिन इसकी वजह से फार्मर्स को अपनी फसल मार्केट में सेम रेट पर कम दाम पर बेचनी पड़ती थी ताकि मीट एंड ब्रेड की प्राइसेस कम रहे। इसके साथ साथ गाँवों में फार्मर्स को फोर्स किया जाता था उनकी फसल सिटीज़ में आकर बेचने के लिए, जहाँ पर उन्हें पैसे भी ज़्यादा नहीं मिलते थे। गवर्नमेंट जो प्राइस फिक्स करती थी उन्हें उस प्राइसेस पर ही बेचना पड़ता था, जिससे फार्मर्स का बहुत नुकसान होता था। फोर्थ थिंग इज़ प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी ब्रेड। इन्होंने इक्वालिटी ब्रेड को प्रमोट किया, यानी सब एक जैसी ब्रेड खाएंगे। इसके लिए इन्होंने जो वाइट फ्लोर आता है जो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, जिसे हम मैदा बोलते हैं, उसका यूज़ पर पाबंदी लगा दी। सभी लोगों को बोला कि सभी को एक जैसी ब्रेड खानी है जो होल व्हीट से बनी होती थी, यानी गेहूं की ब्रेड खानी है। ये उन्होंने इसलिए किया था ताकि अमीर गरीब सब में इक्वालिटी लाएं, सब समान हो जाएं। इक्वालिटी लाने के लिए इन्होंने लोगों को जैसे एड्रेस किया जाता था उसको भी चेंज कर दिया। ट्रेडिशनली फ्रांस में सर को मॉन्स्योर और मैडम को मैडाम बोला जाता था। इसको चेंज करके उन्होंने सभी को सिटीज़न कर दिया। मैन एंड वुमेन दोनों को अलग अलग नाम की जगह सिटीज़न बुलाने लग गए। सारे चर्चेस को भी इन्होंने बंद कर दिया और सारी चर्चेस की बिल्डिंग्स को बैरॉक्स एंड ऑफिसेस में कन्वर्ट कर दिया, यानी चर्च की बिल्डिंग्स को बैरॉक्स यानी सोल्जर्स को ठहरने की जगह बना दी, दूसरे ऑफिसेस में कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली ये क्या कर रहे थे, इक्वालिटी के नाम पर, सबको समान करने के नाम पर सबको पकड़ कर रख रहे थे, किसी को भी आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। बहुत ज़्यादा टाइट कंट्रोल करके रखा था इन्होंने। जो भी इनके अगेंस्ट जाते थे ये उन्हें रूथलेसली गुलेटाइन कर देते थे। ये जो भी चेंजेस इन्होंने करे थे, जो भी पॉलिसीज़ ये लाए थे, वो इतनी हार्श थी कि इनके जो सपोर्टर्स थे वही उनके अगेंस्ट जाते जा रहे थे, डिमांड कर रहे थे मॉडरेशन की, यानी थोड़े संयम से काम करने की। इनकी हार्श पॉलिसी से पूरे फ्रांस के लोग इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फाइनली 1794 में इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और नेक्स्ट डे गुलेटाइन कर देते हैं। तो अब जब फ्रांस में कोई राजा नहीं है, लोगों के द्वारा चुने हुए रॉबेस्पियर को भी गुलेटाइन कर देते हैं, तो अब फ्रांस में कौन रूल करता है? तो अब एक डायरेक्टरी आ जाती है फ्रांस में रूल करने के लिए, अ डायरेक्टरी रूल फ्रांस।
रॉबेस्पियर के साथ जैकोबिन गवर्नमेंट जो थी वो भी हट जाती है। अब पावरलेस प्रॉस्परस सेक्शन से फिर से वेल्दियर मिडिल क्लास के पास आ जाती है। ये लोग फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जिसमें वोटिंग राइट्स नॉन प्रॉपर्टीज सेक्शन से छीन लेते हैं। यानी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जिन लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, खुद की संपत्ति नहीं है, वो वोट नहीं डाल सकते। इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाते हैं, जो 2 लोगों के द्वारा चुनी हुई काउंसिल बनाते हैं। और फिर ये काउंसिल एग्जीक्यूटिव लेवल पर डायरेक्टरी अपॉइंट करती थी जिसमें कुल 5 मेंबर्स थे। वो 5 मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव क्यों बनाते हैं इस बार? क्योंकि जो गलती फ्रांस रिवॉल्यूशन में पहले हुई थी वन मैन एग्जीक्यूटिव की जैकोबिन्स गवर्नमेंट के अंडर, ये वो फिर से नहीं दोहराना चाहते थे। उन्होंने ये लेसन सीखा था कि अगर एक मेंबर एग्जीक्यूटिव होता है तो वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकता है, जैसे रॉबेस्पियर ने किया था। तो वो इस गलती को दोहराना नहीं चाहते थे। वो इस बार 5 मेंबर की डायरेक्टरी बनाते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पर। लेकिन ये उनका कोई वाइज डिसीजन नहीं था, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। इन 5 डायरेक्टर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच अक्सर अनबन चलती रहती थी, जिसकी वजह से फ्रांस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। और इस मौके का फ़ायदा उठाकर एक मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट पावर में आ जाते हैं। तो जो आपका स्टोरी वाला पोर्शन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, वो अब ख़त्म होता है। पूरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टोरी को समराइज़ करें तो सारे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को समराइज़ करें तो जब भी हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तब हम लेट 18th सेंचुरी की बात कर रहे होते हैं। 1701 से 1799 तक का टाइम पीरियड। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है 1789 में। उससे पहले जो सोसाइटी थी वो फ्यूडल सोसाइटी थी, 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी, जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे, अमीर थे, टैक्स नहीं देना पड़ता था इन्हें, ज़मीन के मालिक भी यही होते थे। वहीं थर्ड एस्टेट के लोग बहुत गरीब होते थे, टैक्स इन्हें पे करना पड़ता था, इनके पास खुद की ज़मीन भी नहीं होती थी, ये फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट के लिए काम करते थे। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा था। फिर 1774 में किंग बनते हैं लुई 16। जब किंग बनते हैं तब ट्रेजरी पूरी खाली मिलती है इन्हें। उस वक्त सब्सिस्टेंस क्राइसिस भी चल रहा था, लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खरीद पा रहे थे। वहीं किंग का ध्यान केवल टैक्स बढ़ाने पर था। वो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाते हैं 5 मई 1789 को। प्रपोज़ल रखते हैं न्यू टैक्सेस का, लेकिन थर्ड एस्टेट के लोग उनका तो प्रपोज़ल एक्सेप्ट करते ही नहीं है और उनको दूसरा प्रपोज़ल रख देते हैं इक्वल वोटिंग का। लुई 16 उनके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देते हैं। थर्ड एस्टेट के लोग गुस्से में आ जाते हैं, मीटिंग को बाइकआउट कर देते हैं और 20 जून को नेशनल असेंबली फॉर्म करते हैं। नेशनल असेंबली का काम होता है फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो नेशनल असेंबली तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थी, लेकिन लोग पेरिस में लोग रूमर्स पर विश्वास करके बेस्टिल फोर्ट को तोड़ देते हैं 14 जुलाई 1789 में। पेरिस में कंट्री साइड्स में रायट्स होने लगते हैं, दंगे होने लगते हैं। तो ये सब देखकर लुई 16 नेशनल असेंबली को रिकग्नाइज़ कर लेते हैं और उनके द्वारा बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे 1791 में फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, जिसमें किंग तो होते हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन किंग की पावर्स को लिमिट कर देता है, लोगों को बेसिक राइट्स देता है। 1792 और 1793 में फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है, जैकोबिन क्लब बनता है जो रिवॉल्ट करता है, किंग को बंदी बना देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। फिर अपने जो लीडर होते हैं, जैकोबिन क्लब के जो लीडर होते हैं मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उनको हेड ऑफ़ द स्टेट बना दिया जाता है। लेकिन वो केवल 1 साल के लिए रूल करते हैं। वो बहुत ज़्यादा टेररिज्म फैलाते हैं पूरे फ्रांस में। 1 साल के रूल में बहुत सारे ऐसे लॉज लाते हैं, बहुत सारे चेंजेस करते हैं, फिर उन्हीं को ही गुलिटाइन कर देते हैं। लास्ट में 1 साल तक ये रूल करते हैं। फिर जब राजा को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को भी गुलिटाइन कर देते हैं, तो फिर डायरेक्टरी आ जाती है फ्रांस में रूल करने के लिए। डायरेक्टरी रूल करती है। स्टेट जनरल होता है, स्टेट जनरल के बाद नेशनल असेंबली आती है, नेशनल असेंबली के बाद कन्वेंशन आता है, कन्वेंशन के बाद डायरेक्टरी आती है। लेकिन डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच में हर वक्त अनबन चलती रहती थी। डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स थे और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे उनमें हर वक्त किसी भी चीज़ में को लेकर वो एग्री नहीं करते थे। तो इससे फ्रांस में कुछ समय के लिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर फिर लास्ट में आ जाते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। तो 1789 में रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो उससे पहले का जो भी समय था जब किंग थे वगैरह, उस
टाइम पीरियड को ओल्ड रीजिम बोलते हैं। और रिवोल्यूशन स्टार्ट होने के बाद जितनी भी गवर्नमेंट आती है उसको रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स बोलते हैं। कौन कौन सी गवर्नमेंट आती है? पहले नेशनल असेंबली आती है, नेशनल असेंबली के बाद फिर जैकोबिन गवर्नमेंट आती है जिसको हम कन्वेंशन भी बोलते हैं। उसके बाद डायरेक्टरी आ जाती है और डायरेक्टरी के बाद नेपोलियन आ जाते हैं। तो ये जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं इनको रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बोलते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? ये क्या करते हैं? वुमेंस कैसे पार्टिसिपेट करती है रिवोल्यूशन में? स्लेवरी कैसे अबॉलिश होती है? साथ में एवरीडे लाइफ में फ्रांस रिवोल्यूशन से लोगों की लाइफ में क्या फ़र्क आता है? ये सब हम हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट एपिसोड में कवर करेंगे।